तो नेटकॉन जारी है। 22वां नेटकॉन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है और सिडनी में आज तीसरा दिन है। नेटकॉन में तमाम सेशन हुए, रियल एस्टेट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्या चैलेंजेस हैं, उन सारी चीजों पर बात हुई। और अब हमारे साथ क्रेडाई के चेयरमैन बोमन ईरानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से भारत के रियल एस्टेट को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है, कैसे उसे एक अलग मुकाम पर ले जाने की कोशिश हो रही है। बोमन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू दीपक जी। हर बार की तरह इस बार का नेटकॉन भी शानदार है। बहुत ही अच्छे सेशंस हैं जो आपके डेवलपर्स हैं, मतलब डेवलपर्स तो हैं ही, हम लोग भी उसमें काफी कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। पहले तो मैं नेटकॉन पे ही आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सिडनी ही क्यों इस बार? दीपक जी, पहले तो आप देखिए, ये सिटी को ही देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जिसे कहते हैं कम्युनिटी लिविंग पे इतना ध्यान दिया गया है। लोगों के लिए चलने और खेलने की एक जगह जो हमारे बस पीछे ही है, उसके साथ ही साथ ऐसी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, उसके आजू बाजू इतने सारे होटल्स, उसके आगे कमर्शियल डेवलपमेंट, उसके आगे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप हार्बर देख लीजिए। देखिए, लोगों को देखने से एक इंस्पिरेशन आती है। अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो करने में उनको समझ आती है। तो हम हमारे मेंबर्स को सिखाने के दौर पे ऑलवेज़ वर्ल्ड के किसी ना किसी अच्छी जगह पे जाते हैं। और इस बार की हमारी जो रेकी थी, उससे पहले तो मैंने ना कह दिया। मैंने बोला 15-16 घंटे की फ़्लाइट मैं पसंद नहीं करता। बट मेरी टीम आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से समझाया कि सर, अगर हम हमारे मेंबर्स को कुछ दिखाना चाहते हैं तो ये दिखाएं। और जब मैं यहाँ पे आया और कल मंत्री साहब आए थे एंड आई हैड द फॉर्चून ऑफ वॉकिंग विद हिम, मैं उनको दिखा रहा था कि यहाँ पे यही बिल्डिंग जो आईसीसी है, जो इतनी बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है, वो एक रोड के नीचे बनाई गई है। आप यहाँ से भी बाहर जाएंगे तो गौर कीजिएगा कि एक पूरा हाईवे, यानी दो उसके पंख इस बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं। और अगर आप हयात जाते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो शायद, तो उसमें होटल जो है वो रोड या हाईवे के ऊपर बनी हुई है। तो इस तरह की जो डेंस यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज़ है, ये एक तरकीब है जो हमें सीखनी चाहिए। और इसमें हमारा माइंड ओपन होता है और हम फिर ये वापस लेके जा सकते हैं। वो छोड़ के, आई मीन ऑल्सो द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो खाने पीने का जो हम इंडियंस की एक खासियत है, उसमें भी पूरी सहूलियत है लोगों को। और ओवरऑल तो मैं कहूँगा फॉर लर्निंग एंड मोर लर्निंग। यहाँ पे हमारे जितने स्पीकर्स हैं, दे आर देयर फॉर पार्टिंग एजुकेशन। हमारा काम ही ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि यू कैन डेवलप अ सिटी लाइक दिस। यहाँ पे काम चल रहा है राइट नेक्स्ट डोर, लेकिन उस काम चलते हुए भी आप देखेंगे तो कहीं डस्ट का पोल्यूशन नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस में हमने आईजीबीसी के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू की है। तो और कल ही मंत्री साहब भी बता रहे थे कि कैन वी थिंक ऑफ स्टील एंड प्रीकास्ट। तो इट इज़ नॉट द मोस्ट डिज़ायरेबल, बट इट इज़ पॉसिबल। और उसे करने की हम एज क्रेडाई हमारे मेंबर्स को एक तरह की गाइडेंस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो लॉन्ग टर्म में पर्यावरण के लिए भी अच्छी बात होगी एंड वी कैन कंटिन्यू बेटर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। दीपक जी, आप तो जानते ही हो, आई मीन सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि बाय 2060 65% ऑफ द कंट्री जो है वो अर्बनाइज हो जाएगी। ये अर्बनाइज होते होते बहुत सारी नई सिटीज़ बनेगी। वो नई सिटीज़ अगर यहाँ से इंस्पिरेशन ले सके तो अच्छी बात है। हमारी सिटी पर्टिकुलरली मुंबई में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है आज की तारीख में, बस वही मॉडल अगर गवर्नमेंट सब जगह ले जाए और सब सिटीज़ को एक रिन्यूअल दे दे। ये जो सिडनी है 20 मिनट सिटी है, आप कहीं से भी कहीं पे 20 मिनट में पहुंच सकते हो। तो कैसे? इतने सारे ब्रिजेस बने हैं, इतनी सारी सुरागें बनी हैं। आप एयरपोर्ट से भी आए होंगे तो 15-20 मिनट पे, और आप यहाँ से कहीं पे भी जाओ 15-20 मिनट की दूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स आप मानोगे ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारे लिए नहीं, मीन्स मंत्री साहब आए थे, वी हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग टू शोइंग हिम ऑल्सो। तो सबकी एक तरह से माइंड ओपन करने की ज़रूरत है, गिवन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ दैट आर टेकिंग प्लेस। बड़ी सही बात कही आपने सर। जब हम ये स्काईलाइन देखते हैं तो हमें मुंबई की याद आती है, हमें गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी स्काईलाइन दिखती है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है जब हम रोड पे जाते हैं, जब हम ब्रिजेस पे जाते हैं, जब हम रेलवेज में जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं वो एक शानदार स्काईलाइन बना रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन शायद उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट्स है। कहाँ गैप हो रहा है? फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट के साथ या बॉडीज के साथ कहाँ मैच नहीं हो पा रही? दीपक जी, आपका पॉइंट बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं स्ट्रेस करूंगा कि
आप जो ये परिवर्तन देख रहे हो वो शायद लास्ट 10-15 साल का ही तो है, और ये परिवर्तन की स्पीड जो होती है इट्स लाइक अ फ्लाई व्हील, वो जितना फास्ट जाती है उतना फास्ट और चली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट काफ़ी हो रही है हमारे कंट्री में। अच्छा, एक और आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट पहले जो है खुद डिसीजन लेके फिर सब पे इम्पोज करती थी। गवर्नमेंट आज की तारीख में लोगों को बुलाती है, वेदर इंडस्ट्री वालों को बोलिए या डेवलपर फ्रेटर्निटी को बोलिए, तो CII से उसके रिकमेंडेशन पूछती है, क्रेडाई से उसके रिकमेंडेशन पूछती है, फिक्की से उसके रिकमेंडेशन पूछती है, और फिर गवर्नमेंट उस पर ऑफकोर्स फाइनल डिसीजन उनका ही होता है, और फिर वो बेसिस पे डेटा पे वो डिसीजन लेते हैं। इससे एडवांटेज आएगा, ये हम मिड एरिया में हैं, शायद हम डेवलपर्स लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा फास्ट भाग रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कहते हो आज की तारीख में इट इज़ अंडर बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। तो बस ये जब हो जाएगा, ये लास्ट माइल डेवलपमेंट भी आप देख पाओगे एंड दिस विल बी डन। और डेवलपर को 3 चीज़ चाहिए। देखिए, आप लैंड दीजिए, आप हमें ईज़ ऑफ अप्रूवल्स दीजिए, और लास्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे दीजिए। इंडिया इज़ प्रॉबेबली एट 7% ऑफ द GDP बाय रियल एस्टेट। मैंने कल ही मंत्री साहब को नंबर्स दिखाए थे, और US में 21.4% ऑफ GDP इज़ ड्रिवन बाय रियल एस्टेट। तो आप मान सकते हो कितना बड़ा गैप है। और हम जो ये 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, आज 4 ट्रिलियन के आसपास हैं, तो ये 16 ट्रिलियन में से जैसे नीलकंठ मिश्रा जी ने हमें बताया कि 16 ट्रिलियन में से शायद 1 और ट्रिलियन आएगा एक्सपोर्ट से, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ जो आएगी वो कंजम्पशन से आएगी, अपने पॉपुलेशन की कंजम्पशन से आएगी, जिसमें हाउसिंग एक बहुत बड़ी नीड है। और नीलकंठ मिश्रा जी का एक और मीन्स जो मैंने पॉइंट्स सुने, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि रियल एस्टेट के अच्छे करते हुए इकॉनमी और अच्छा चलेगी, क्योंकि हम 250 इंडस्ट्रीज़ के सारे चीज़ यूज़ करते हैं, सो मेनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, और ये हम ट्रूली मेड इन इंडिया फॉर इंडिया है। आप देखेंगे तो आज की तारीख में मैक्सिमम अमाउंट हम जो चीज़ करते हैं वो इंडिया से ही खरीदते हैं, हम बाहर से नहीं खरीदते, और ये सारा इंडियन के लिए खरीदते हैं। बस अगर गवर्नमेंट 2-4 छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, विच इज़ मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसका आप मुझे पूछोगे ही तो तब जवाब देंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कल आपने सर एक डेटा दिया कि 70 मिलियन वर्कर्स आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आपने बताया करीब 1 करोड़ घर आप लोग बनाने वाले हैं ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत। तीसरी चीज, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब का भी जो सेशन था बड़ा इंटरेस्टिंग था, और बड़ी शानदार चीजें उन्होंने कही कि लेबर जो वर्कर हैं उनके भी PF की इंतजाम हो, ESI का इंतजाम हो, उनके बच्चों के लिए अच्छे क्रच हो साइट पर, उनके जो बुजुर्ग लेबर हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन्स का जो भी प्लान होता है या पेंशन प्लान होता है, उस तरह की व्यवस्था हो, यानी लेबर का पूरा परिवार सेव हो, डेवलपर अच्छा प्रॉफिट कमाए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, यानी विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। तो ये कैसे होगा सर? जो इन्होंने विजन दिया केंद्रीय मंत्री ने, पीयूष गोयल साहब ने, उस विजन पर कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और एक बात तो है, वेदर आप मानो या ना मानो, आप लोगों की लाइफ का अगर टेक केयर करते हो तो वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी ज़्यादा सुविधा बनाने की इच्छा रखते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। वैसे तो हम 1% लेबर सेस देते हैं, उनका भी जो पैसा जमा होता है, काफ़ी भारी पैसा जमा होता है। हमने गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन प्रपोजल्स दिए हैं कि इसके ज़रिए आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाइए, या इनके लिए हाउसिंग बनाइए, या उस पैसे के ज़रिए हाउसिंग बनाइए। बट ये सारी जो स्कीम मंत्री जी ने बताई वो हम कर ही रहे हैं। छोटे पैमाने पे शुरुआत की है, बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ 70 मिलियन तो क्या हम मीन्स 100% बेस को कवर कर देंगे। बट आपने जो 70 मिलियन का नंबर कहा, वो आज की तारीख में, आपको मालूम है 2010 में 30 मिलियन था, तो मैंने मैं आपको कहता हूँ मोर देन डबल लेबर एम्प्लॉयमेंट। और ये कैटेगरी क्लास 3 एंड क्लास 4 लेबर है, जो ज़्यादा करके आज की तारीख में दे कैन नॉट डू मच एल्स, एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर कोई साइट पे काम कर सकते हैं, इनको एम्प्लॉय किया है। और ये 70 मिलियन शायद बढ़ते बढ़ते, ऑफकोर्स मैकेनाइजेशन ये वो होते रहेगा, बट द ग्रोथ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में आ रही है, उसके ज़रिए ये शायद बढ़ते बढ़ते इट विल ग्रो टू 100 मिलियन ऑल्सो, एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज। इसके लिए हम हमारे लेबर्स को एटलीस्ट बड़े सिटीज़ में, बड़े शहरों में ऑलरेडी ऑन साइट हाउसिंग बना के देते हैं, या थोड़ा दूर कहीं पे हाउसिंग बना के, फिर लाइक जो आप दुबई में देखते हो कि लेबर को शिप किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ बसेस एवरी मॉर्निंग, ये सब कर ही रहे हैं। मेरा मानना है
परिवर्तन आज की तारीख में हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, वो दिखते दिखते आपको 1-2 और साल लग जाएंगे, लेकिन तब आप देखोगे कि द लाइफ ऑफ द लेबर हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रोवाइज्ड एंड बिग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दैट, आई शुड से क्वाइट ऑनेस्टली। एक और अहम सवाल है सर, और उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करिएगा, मैं समझना चाहूँगा आपके ज़रिए कि भारत में जो ग्रोथ है वो दुनिया को दिख रही है, शानदार ग्रोथ हो रही है। उसी का नतीजा है कि हर बार हम जो हाउसिंग की सेल है वो रिकॉर्ड टूटता हुआ देखते हैं, 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये जो ग्रोथ है वो दुनिया को दिख रही है और उसका नतीजा ये है कि हमारे जो एचएनआईज़ हैं वो दुबई में, यूरोप में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या उस तबके को इंटरनेशनल मार्केट जो टैप करने की कोशिश कर रहा है, हम टैप नहीं कर पा रहे हैं, या वो माइग्रेशन जो होता हुआ दिख रहा है, क्या हमारे लिए चिंता की बात नहीं है? दीपक जी, क्या है कि हम चेंज देख रहे हैं, वो इतना दिल मांगे मोर सिचुएशन है ये कि आज क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है, बट ये इसका दिखावा आएगा, लीड लैग जो होता है वो करीबन 3-4 साल का होता है। अब आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो मुंबई ने किया है, हम करीबन 9 STPs बना रहे हैं, जिससे जितना हम पहले शायद रॉ सुएज डायरेक्टली हमारे सी में ओपन अप कर देते थ्रू द नालाज, वो सारा बंद हो जाएगा। जो दिन वो बंद हो जाएगा, द सी इटसेल्फ विल स्टार्ट हीलिंग, और वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो शायद 3-4 साल का लगे, बट उसके बाद हमारे वाटर्स जो हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब जब वो अट्रैक्टिव होंगे, और जैसे हमारी प्रजा जो है वो दुनिया घूमती है, आप यहाँ पे हार्बर देख रहे हो, आप भी एक दिन पूछ सकते हो कि ऐसा हार्बर मुंबई में क्यों ना बने, बट जो दिन वो हार्बर बनेगा, जो दिन लाइफस्टाइल की कुछ एमिनिटीज़ आएगी, जो दिन गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को हम रिज़ल्ट डील करते देखेंगे, तब जाके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, आज भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हाईएस्ट आ रहे हैं इंडिया में। वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देखते हो, उसमें आप देख रहे हो कि अमेरिका की इलेक्शंस आ रही है, इट इज़ 2 months अवे, और उसमें जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि शायद देयर बी अ फर्दर पुश बैक टू चाइना। अगर ये पुश बैक आया चाइना में, तो विच आर द कंट्रीज दैट विल बेनिफिट द मोस्ट? इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक पूरा डेवलपमेंट ग्रोथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। ऑल दीज फैक्टर्स जो है हमारे लिए टचवुड आर एक्सट्रीमली गुड। अब हम इसे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से इसको हमारे लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, इसमें मैं मानता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह सोचनी चाहिए। अलोन डेवलपर कोई नहीं कर पाएगा, अलोन गवर्नमेंट भी शायद विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर हम साथ में आए तो एक और एक 111 बन सकते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि एक साथ आएंगे तो एक और 111 बन जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले सर मैंने एक डेटा देखा था कि रिटेल में हमारे पास इस समय 61 मिलियन स्क्वायर फीट का स्टॉक है पूरे इंडिया में, और इतना ही स्टॉक आज की डेट में और चाहिए, इतनी हमारी डिमांड है। गेमिंग जोन की एक अलग डिमांड है, मतलब हर सेक्टर में रियल एस्टेट एक अलग ही मुकाम पर दिख रहा है। हम जब सिडनी की बात करते हैं, जब हम इस शहर की बात करते हैं, तो जो आपने अभी पहले जिक्र किया कि बिल्डिंग के बीच से पुल गए हुए हैं, हाईवेज और बिल्डिंग एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हम मुंबई के जेजे ब्रिज की बात करें तो बहुत दूर नहीं है, कुछ वैसी सोच थी वहां पे, लेकिन वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। कोशिश है, आगे होगी, बेहतर होगी। किस तरह से गवर्नमेंट के साथ आप, हालांकि जैसे पीयूष गोयल साहब को आप लेकर आए, क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी किसी तरह का प्लान प्रेडाई करता है, या कि उनको हम ये दिखा पाएं कि इस तरह से आप अगर करोगे तो शायद हमारा मुंबई या हमारे दूसरे शहर कुछ अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे? हमारा काम ही है इन्फॉर्मेशन हमारे मेंबर्स को देना कि बेटर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। हमारा काम ही है तरह तरह के जो कहते हैं पेपर्स बनाएं या न्यूज़ रिपोर्ट्स निकाले, जिसके ज़रिए हम लोगों को दिखा सकें कि क्या हो रहा है इंटरनेशनली और इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। बट जैसे मैंने कहा, शायद एक वो ओवरहैंग जो है, जैसे रियल एस्टेट की बात कर लो तो एक ओवरहैंग है इंडिया में कि डेवलपर है वो तकलीफ है, बट आफ्टर 2000 आफ्टर रेरा जो आई है, एरा आफ्टर रेरा जिसे कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा तो काफ़ी हद तक ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। जहाँ पे कस्टमर को पीस ऑफ माइंड आती है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ विदाउट अ हैसल, वो रियल एस्टेट के लिए रेरा ने किया है, और ये एक बड़ा परिवर्तन था। और मंत्री जी ने भी कल कहा कि इनिशियली सब रेजिस्टेंस होता है, चेंज को कौन रेजिस्ट नहीं करता, बट आज की तारीख में आप कोई भी अच्छे डेवलपर को पूछ लीजिए, वो पहले जाके रेरा का रजिस्ट्रेशन करा देगा। क्यों? तो आपके कस्टमर्स को एक पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्टमेंट या उनका पैसा लगाने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सो दीज आर ऑल स्मॉल चेंजेस जिससे टाइम होगा। मैं मानता हूँ बाय द वे गवर्नमेंट इटसेल्फ काफ़ी करती है, स्टडी टूर्स, अलायंस विद सिस्टर सिटीज़,
मुंबई को एक ज़माने में शंघाई बनाने की इच्छा थी उनकी, बट स्टडी हुआ था। वैसे शंघाई बने ना बने इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना शुरुआत हो गई थी। ये चलते रहेगा। हम दुनिया घूमेंगे, हम दुनिया से सीखेंगे और आगे करते रहेंगे, ऐसा मेरी एक इच्छा है। अंतिम सवाल सर कि कीस्टोन रियल्टर्स की आगे क्या तैयारियां हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्योंकि आपने रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दिया है, लोग काफ़ी खुश रहते हैं। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है ताकि उनको एक विज़न मिल सके? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी कंपनी में जो है हम गवर्नेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि लोगों को एक तरह की कॉन्फिडेंस रहे या एक तरह के एफिनिटी रहे हमारे साथ कि इट्स अ क्लीन कंपनी। वी हैव ऑलवेज बीन अ गुड कंपनी जिसे कहते हैं। वी हैव ऑलवेज डन सर्टन रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन एज वेल एज सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज की तारीख में कीस्टोन जो है वो अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स ऑफ हाउसिंग है। वेदर आप अफोर्डेबल लीजिए विच इज़ अबाउट अंडर 1 करोड़ गोइंग अप टू 100 करोड़ के मकान, जो जिसे आप ब्रेकअप करिए तो मिड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम, ओवर प्रीमियम कहते हैं। ये सारे सेगमेंट्स में हम हैं ही। हम रिसेंटली हमने एंट्री की इन द सेगमेंट ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो ऑल एनकम्पासिंग है। लोगों को एक सेकंड होम या फ्यूचर फर्स्ट होम या एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने की भी इच्छा होती है, एंड लैंड इज़ ऑलवेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड, हमने हमारे पार्टनर्स कैपल के साथ एक MOU भी की है, जिससे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डेटा सेंटर्स का। मैं यहाँ पे भी था तो एक डेटा सेंटर कंपनी को मिला हूँ इस बार। मैं यहाँ पे 2-3 डेवलपर्स को भी मिला, एक बड़े फंड को भी मिला, जस्ट समझने के लिए हाउ द वेस्ट और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग। तो डेटा सेंटर की हमारी जो एक्सप्लोरेटरी रन चालू है, एक बार हम लेट्स से इट टेक्स अनदर 3 months और 6 months टू एंटर दैट स्पेस। एक बार उस स्पेस में एंटर करेंगे तो काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन ले लेंगे उसमें। तो मुंबई MMR में वी आर अ डोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर, डोमिनेंट अक्रॉस ऑल द प्राइस पॉइंट्स, नाउ गेटिंग इनटू प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। कमर्शियल भी हम काफ़ी करते हैं, बट सोशल कमर्शियल करते हैं, स्कूल्स करते हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स करते हैं। और रही बात नए न्यू एवेन्यूज़ की, तो डेटा सेंटर्स इज़ समथिंग दैट वी हैव पिक्ड अप और उसमें करेंगे। तो ओवरऑल माई टीम इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटेड ओवर द ग्रोथ स्टोरी दैट इज़ इंडिया, एंड स्पेशली मुंबई MMR। जैसे मैं 3 बार कह चुका हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने, लोकल सरकार ने जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की है, बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की मॉडल आप पूरे इंडिया में ले जाइए, पूरे इंडिया में बरकत ही हो जाएगी। देयर विल बी ग्रेट ग्रोथ एवरीवेयर। कहाँ कुछ मुंबई से बाहर निकलने का प्लान है सर, किसी और शहर में पहुँचने का? देखिए, मैं काफ़ी बार इसके बारे में सोचता हूँ और आपको कह भी देता हूँ कि हम स्टडी सारी मार्केट्स करते हैं। हमारी पास एक स्ट्रेटजी टीम है जो पूना सबसे ज़्यादा स्टडी करती है, बेंगलोर कभी कभी स्टडी करती है, दिल्ली के भी कुछ इलाकों, नोएडा में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको स्टडी करती है। लेकिन सही कहूँ तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 साल हमारी कोई इच्छा नहीं है मुंबई MMR के बाहर जाने की। हमारी मार्केट जो है वो रेजिडेंशियल मार्केट जो है वो रिकग्नाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की पूरे कंट्री की जो सेल होती है बाय वैल्यू, वो मुंबई में अबाउट 40% होती है। मैं क्यों, इफ़ यू आस्क मी, क्यों कहीं और जाऊँ आज की तारीख में। बट हमारी स्टडी चालू रहेगी, जो दिन अपॉर्चुनिटी आएगा वो दिन पब्लिक के पास पहले जाके हम ही बता देंगे कि वी आर प्लानिंग टू गो आउट। कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो इन पाइपलाइन हो फ्यूचर प्लानिंग में? रीडेवलपमेंट में हम काफ़ी एक डोमिनेंट डेवलपर हैं, और रीडेवलपमेंट आज की तारीख में साउथ मुंबई की तरफ भी हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। कोस्टल रोड के आने से मेरा ये मानना है इन अबाउट 5 years टाइम साउथ मुंबई को एक प्रोमिनेंस मिलेगा। जिस तरह से एक ज़माने लोअर परेल हुआ करता था, आज की तारीख में बैंड्रा, जुहू, वर्सोवा बेल्ट है जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं। तो साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, यहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। नई एयरपोर्ट जो बन रही है उसके विसिनिटी में भी हम लैंड्स देख रहे हैं। हम लैंड बैंकिंग का गेम नहीं करते, सो दैट इज़ वाई हम वेट करेंगे वो एयरपोर्ट ऑपरेशन हो जाए जनवरी 2025 में। उसके बाद उस एरिया में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं वो ट्रेंड को वॉच करते जाएंगे। MMR जो है वो एक बढ़ती जगह है। पालघर बोईसर हैज़ कम इनटू MMR एरिया, तो वहाँ पे भी हमारी टीम्स आर एक्सप्लोरिंग लैंड पार्सल्स जहाँ पे हम जॉइंट वेंचर्स की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, Thank आपके you, फ्यूचर दीपक के जी। लिए, और उम्मीद करते हैं कि नेटकॉन से जो डेवलपर्स यहाँ से स्टडी लेकर जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन मार्केट में।